प्यारे विद्यार्थियों एवं मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर से उपस्थित हूँ एक नया विषय के साथ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो व्याकरण के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं के लिए रखा गया है, जिसका शीर्षक है पद परिचय। तो प्यारे विद्यार्थियों, पद परिचय में दो शब्द है, पद और उसका परिचय। परीक्षा में दो तरह से आता है कि निम्नलिखित रेखांकित शब्दों का पद परिचय कीजिए या व्याकरणिक परिचय करिए। व्याकरणिक परिचय। तो व्याकरणिक परिचय, पद और परिचय दूर हो गया, और ये व्याकरणिक परिचय। व्याकरणिक तात्पर्य यह है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये आता है व्याकरणिक श्रेणी के अंतर्गत। जब परीक्षाओं में आपसे व्याकरण के प्रकरण में यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित रेखांकित शब्दों का व्याकरणिक परिचय कीजिए या पद परिचय कीजिए, उसके लिए आवश्यक संकेत बिंदु है। उन संकेत बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान देना है। और पद परिचय क्या है? विस्तृत परिचय करना। यदि आपसे कहा जाता है कि आप अपना परिचय दीजिए, आपका बायोडाटा क्या है, तो बताते हैं अपने बारे में विस्तृत जानकारी। उसी प्रकार पदों का विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करना और व्याकरणिक दृष्टि से वही पद परिचय है। तो पद और परिचय। तो पद क्या है? शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पद कहलाता है। और यदि वही शब्द स्वतंत्र अकेला अलग अलग प्रयोग होता है तो वह शब्द रह जाता है। तो शब्द और पद में मामूली अंतर है। अब शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और शब्द ही पद है। जब शब्द स्वतंत्र प्रयोग हो रहा है, अलग अलग अकेले प्रयोग हो रहा है, तो वह शब्द है। और उन्हीं शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्यों में करते हैं और व्याकरणिक दृष्टि को ध्यान में रखकर हम प्रयोग करते हैं, तो उसी शब्दों को पद कहा जाता है। जैसे राम, पुस्तक, विद्यालय, खेल इत्यादि शब्द हो गए। यदि उस शब्दों का हम प्रयोग कर दिए, राम विद्यालय जाता है, तो राम भी हो गया पद, विद्यालय भी हो गया पद, जाता है भी पद हो गया। यदि राम, श्याम, बनारस, दिल्ली, मुंबई, पुस्तक, विद्यार्थी, ऐसे हम रुक रुक कर यदि हम प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रयोग करते हैं, स्वतंत्र रूप में प्रयोग करते हैं, तो शब्द कहलाता है। तो पद परिचय जानने के पहले हमें इस बात को जानना आवश्यक है कि पद है क्या। पद क्या है? जब शब्दों का हम वाक्यों में व्याकरणिक दृष्टि से प्रयोग करते हैं तो वही शब्द प्रयोग कहलाता है, पद कहलाता है। और उसी पद का विस्तृत परिचय करना व्याकरणिक दृष्टि के द्वारा, उसका व्यापक उस नियम के अनुसार वर्णन करना, परिचय देना, उल्लेख करना ही पद परिचय है। तो आप अभी समझ गए होंगे पद और शब्द में अंतर। अब देखेंगे पद दो प्रकार के होते हैं। जैसे हो गया पद में हो गया, पहला हो गया विकारी और दूसरा हो जाएगा अविकारी। अब शब्द है विकार और अविकार। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, इसका हो जाएगा परिवर्तन। विकारी माने परिवर्तित हो जाएगा, विकार माने परिवर्तन, विकारी माने परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ हो गया अ, हो गया उपसर्ग और विकार हो गया। अ का कभी भी प्रयोग होगा उपसर्ग के रूप में
उसका नकारात्मक होता है। अ माने नहीं, विकार माने परिवर्तन, जिसका परिवर्तन नहीं हो तो कहेंगे इसको अपरिवर्तित। अब इसके अंतर्गत इसको अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय, अ जोड़ हो गया अ प्लस व्यय हो गया अव्यय। अ माने नहीं, व्यय माने खर्च। अ माने नहीं, व्यय माने खर्च, जो खर्च नहीं हो। जब खर्च नहीं होगा तो जेब का त्यों बना रहेगा, उस अव्यय कहेंगे। जैसे आपके पास 100 रुपया है, बाजार गए, सामान भी लेकर के आ गए और 100 का 100 रुपया बना हुआ है, तो वह क्या हो गया, अव्यय हो गया। व्यय नहीं हुआ, अपना काम भी हो गया। तो अ हो गया उपसर्ग, अव्यय हो गया मूल शब्द। तो अ जोड़ व्यय, अ माने नहीं, व्यय माने खर्च, जो खर्च न हो, यानी जब खर्च नहीं होगा तो अपरिवर्तित हो जाएगा। अव्यय क्या हो गया, जिसका रूप कभी बदलता नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा किसी भी व्याकरणिक दृष्टि या प्रयोग के कारण भी जिसका रूप नहीं बदलता है, जो अपरिवर्तित होता है, उसे हम कहते हैं अव्यय या अविकारी। अविकारी और अव्यय दोनों एक ही शब्द हैं। और यह क्या हो गया, विकारी, और क्या हो गया, परिवर्तन यानी परिवर्तित, जिसका रूप परिवर्तित होता है। अब इसे विकारी के 4 हो गए भेद। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 जो पद हैं वे क्या आते हैं, विकारी के दृष्टिकोण से ये 4 हो गए। ये विकारी के अंतर्गत आते हैं। 4 जो हैं ये विकारी के अंतर्गत आते हैं। तो जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जो पद हैं वे क्या हो गए, विकारी। अब इसके भी देख लीजिए, अविकारी के कितने हो गए, अविकारी के भी हो गए 4। क्रिया, विशेषण, दूसरा हो गया संबंध बोधक, तीसरा हो गया समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। अब अविकारी के अंतर्गत 4 पद हो गए, क्रिया विशेषण के पद, संबंध बोधक सूचक पद, समुच्चय बोधक सूचक पद और विस्मयादि बोधक सूचक पद। ये 4 पद हैं, ये 4 हो गए अविकारी के अंतर्गत। ये क्रिया विशेषण के जो पद होते हैं, इनका रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए इन 4 को अव्यय भी कहा जाता है। इन 4 को हम क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक को अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। और ये हो गए विकारी। इस प्रकार अभी आप लोगों ने देखा विद्यार्थियों कि पद के 2 प्रकार हो गए, विकारी, अविकारी। 4 हो गए विकारी और 4 हो गए अविकारी। तो अब एवं मित्रों, अभी हम लोगों ने पद परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त किया, और पद परिचय करने के लिए जो पदों के जो भेद हैं उनके बारे में हमने उल्लेख किया, और आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं पद परिचय करने के लिए जो आवश्यक निर्देश क्या है, किस प्रकार हम पद परिचय करेंगे, किस प्रकार व्याकरणिक परिचय करेंगे, उसके लिए नियम क्या है, उसके लिए व्याकरण में संकेत क्या दिए गए हैं, किस आधार पर किस प्रकार हम उन पदों का परिचय करेंगे। बहुत ही सहज है,
जिसे आपने प्राइमरी क्लासों से पढ़ते आए हैं और 10वीं कक्षा का यह पाठ्यक्रम में है। तो आप जो पिछली कक्षाओं में जो आप पढ़े हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उसी के संदर्भ में हमें जानकारी देना है, उनके भेद प्रभेदों के बारे में, उपभेदों के बारे में बताना है। वही पद परिचय है और विशेष कुछ इसमें है नहीं। एक बात और है, किसी भी विषय को, व्याकरण के कोई भी विधा हो, उसको आप सहज भाव से लेते हैं तो बहुत ही आसानी से बिल्कुल सही तथ्यात्मक आप उसमें विवेचन कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। तो चलते हैं अब इसको। पहला, पद परिचय के लिए आवश्यक निर्देश क्या है। आ गया परीक्षा में कि निम्नलिखित रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय कीजिए या पद परिचय कीजिए। तो हमको देखना है कि वह जो रेखांकित पद है व्याकरणिक दृष्टि से किस प्रकार का पद है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है। यदि यह मालूम हो गया तब उसके आवश्यक निर्देश क्या है, किस आधार पर आप उन शब्दों का परिचय करेंगे, किस प्रकार करेंगे, उसके लिए जो व्याकरणिक तथ्य है, जो नियम है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे आ गया, पहले संज्ञा को देख लेते हैं। तो संज्ञा, जो संज्ञा शब्द के क्या करेंगे, संज्ञा के भेद लिख देंगे। अब संज्ञा के भेद में विद्यार्थियों देखना है हमें कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक के 2 भेद हो गए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो आपको लिखना होगा संज्ञा के भेद में वो किस प्रकार का संज्ञा है। दूसरा हो गया लिंग। लिंग में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो रेखांकित पद है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है उसको हमें देख लेना है। इसके पश्चात वचन, फिर देखना है कि वह पद एक वचन है या बहुवचन है, उसे देख लेना है। फिर हो गया कारक। कारक के जो 8 भेद होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, पै, संबोधन, हे, अहे, अरे, अजी। इस प्रकार वह जो पद हैं जिसका हम पद परिचय करने जा रहे हैं, वह कारक के भेदों के आधार पर वह किस प्रकार के कारक हैं तो उसको लिख देंगे। कारक के भेद में संज्ञा जो शब्द है वह कारक के किस भेद के अंतर्गत है। इसके पश्चात संबंध। संबंध उस शब्द का संबंध किस प्रकार का है। यदि संज्ञा है और कर्ता है तो क्रिया के साथ संबंध। तो संबंध बताना है वह अन्य क्रिया के साथ भी, क्रिया के साथ संबंध बताना है। ये हो गया संज्ञा का। अब हम सर्वनाम का देख लेते हैं। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के जो भेद होते हैं उस दृष्टि से देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इसके बाद हो गया लिंग। वही बताया हमने संज्ञा वाला, वही इसमें लिंग हो गया, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। फिर हो गया वचन। फिर हो गया कारक, कौन सा कारक है। और फिर हो गया संबंध। और हो गया पुरुष। सर्वनाम एक आता है अलग से, पुरुष। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक है, उसके कौन सा भेद है इसको देखते हैं। अगला विशेषण के पद परिचय के बारे में। तो आइए पद परिचय देख लें विशेषण का। तीसरा हो गया विशेषण। इसमें हो गया विशेषण के भेद
अब विशेषण के भेद में आपको बताना होगा, यदि विशेषण शब्द का पद परिचय करना है तो उसके देखना है कि विशेषण के भेद में किस प्रकार के शब्द हैं। विशेषण 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हो गए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। फिर परिमाणवाचक के भी 2 भेद हो गए, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इस प्रकार जिस श्रेणी में वह पद रहेगा आपको यहाँ लिखना होगा, यदि गुणवाचक है कि संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है कि सर्वनामिक है। इसके बाद हो गया विशेष्य। अब यहाँ ध्यान देना है, विशेष्य क्या है? विशेष्य को संज्ञा भी कहते हैं। यदि विशेषण के साथ संज्ञा का प्रयोग होता है तो उस संज्ञा को हम क्या कहेंगे? विशेष्य। और यदि उसी संज्ञा का अलग अलग प्रयोग हो रहा है, स्वतंत्र रूप में प्रयोग हो रहा है, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो अब विशेषण कहाँ आएगा? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जहाँ विशेषण रहेगा वहाँ संज्ञा अवश्य होगा, तो उसी संज्ञा को हम क्या कहते हैं? विशेष्य। यानी जो किस विशेष्य की विशेषता है जिसका आप पद परिचय करने जा रहे हैं, वह पद की संज्ञा की विशेषता है, यानी किस विशेष की विशेषता है, तो उस शब्दों को आपको यहाँ पर फिर लिखना होगा। विशेष्य हो गया, फिर हो गया लिंग, फिर हो गया वचन। इस प्रकार ये आपको इसमें 4 तथ्य देना है। फिर हो गया क्रिया, तो क्रिया के भेद। क्रिया के भेद हो गया अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। अब विस्तृत लिख सकते हैं। तो क्रिया के भेद, फिर हो गया लिंग, फिर हो गया वचन, फिर हो गया वाच्य, फिर धातु, फिर हो गया काल। अब देखेंगे क्रिया के भेद में, क्रिया के भेद में वह सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है कि सहायक क्रिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया है, क्रियार्थक क्रिया है। फिर हो गया लिंग, वह क्रिया का लिंग क्या है, एक वचन, द्विवचन, फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग, फिर वचन देख लेंगे। वाच्य, वाच्य क्या है, वह कर्तृवाच्य की क्रिया है कि कर्मवाच्य की है कि भाववाच्य की है। धातु, वह जो क्रिया बनी है किस धातु से बनी है, धातु कर देंगे। इसके फिर काल, वह वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्य काल है, कर लेंगे। फिर संबंध, संबंध में कहेगा वह क्रिया है कर्ता की क्रिया है कि कर्म के लिए है। तो कर्ता की क्रिया या कर्ता के साथ संबंध, इस प्रकार का हम करेंगे क्रिया होगा। तो अभी हमने विकारी शब्दों के पद परिचय करने का आवश्यक निर्देश को बताया, जिससे आप अवश्य समझ गए होंगे। अब विकारी शब्द के अतिरिक्त अविकारी के भी 4 जो भेद होते हैं उसको हम नियम को बताने जा रहे हैं। उसके आवश्यक निर्देश क्या है उसको आप देख लें। उसके अंतर्गत आता है कि क्रिया विशेषण। अब क्रिया और विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब क्रिया विशेषण के भेद यहाँ लिखना पड़ेगा। क्रिया विशेषण के भेद, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या किस प्रकार के वह भेद हैं
उसको आपको बताना होगा। इसके बाद हो जाएगा किस क्रिया की विशेषता बताई गई है, उसका निर्देश देना है। अब इसमें कहना क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, उस किस भेद के अंतर्गत वे क्रिया विशेषण के शब्द हैं उसको बताना है। इसके बाद है किस क्रिया की विशेषता बताई गई है, उसका भी निर्देश देना है कि जो जिस क्रिया विशेषण का आप परिचय करने जा रहे हैं वह क्रिया विशेषण किस क्रिया की विशेषता बता रहा है, उसके बारे में, उस क्रिया के बारे में लिखना है। फिर दूसरा हो गया संबंध बोधक। अब देखना है, इसके भी हो गया भेद। संबंध बोधक के कौन सा भेद है और किन किन शब्दों के साथ वह संबंध का निर्देश कर रहा है, किन किन के साथ का बोध करा रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर हो गया समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या करना है कि समुच्चय बोधक के भेद, योजक है या विभाजक है, आपको करना होगा। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, योजक एवं विभाजक। वह किसके अंतर्गत आता है, जिसका आपको परिचय करने जा रहा है। और इसके अलावा किन किन पदों के साथ वह संयोजक तथा विभाजक का बोध करा रहा है। किन शब्दों के साथ वह बोध संयोजक है या विभाजक है, किनके साथ संबंध का बोध करा रहा है। फिर अंतिम और आठवां है विस्मयादि बोधक। अब इसमें क्या है कि भेद, अब एक भेद हो गया, इसमें हो गया अब हर्ष है, विषाद, घृणा, ईर्ष्या, दुख इत्यादि। अब देखना है कि जिस विस्मयादि बोधक पद का आप पद परिचय कर रहे हैं वह भेद कौन सा है, उसमें हर्ष का भाव है कि विषाद यानी दुख का भाव है, घृणा का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, दुख है इत्यादि। किस प्रकार के भाव का बोध करा रहा है उसके बारे में हमें बताना है। तो आगे हम चलते हैं, इसका एक उदाहरण दे करके उस पद परिचय का स्पष्टीकरण कर लेते हैं। उदाहरण, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसका हो गया, मान लीजिए इसमें आ गया कि रेखांकित कर दिए मोहन का। अब परीक्षा में आ गया प्रश्न पत्र में कि रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए या व्याकरणिक परिचय कीजिए। तो आप लिख देंगे, पहले लिखेंगे यहाँ नीचे मोहन,
डैश। अब आपको नियम में मैंने बताया था कि अब देखना है कि जो रेखांकित पद है वह व्याकरणिक की दृष्टि से किस प्रकार का है, संज्ञा है कि सर्वनाम है या विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है। यदि उसको आप पहचान गए तब आसानी से आप करने में आपको सुविधा होगी। तो देख लेंगे मोहन क्या है। मोहन एक नाम है। नाम का मतलब क्या हो गया, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, द्रव्य समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी क्या हो गया, मोहन संज्ञा हो गया। तो यहाँ लिख देंगे संज्ञा। अब दूसरा क्या है स्टेप, वह भेद क्या है। तो देखेंगे मोहन किस प्रकार का संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि द्रव्यवाचक है कि समूहवाचक है, किस प्रकार का है। तो मोहन कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसीलिए हो गया या व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कॉमा। अब देखेंगे आगे कि वह मोहन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान अब हम क्रिया के द्वारा करते हैं। अब मोहन क्या है, पढ़ता है, यानी वह पढ़ने का काम कर रहा है या पुल्लिंग का बोध हो रहा है, तो यह मोहन क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। अब एक बात और है बेटे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझने के लिए यदि सजीव प्राणी है, व्यक्ति है, आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन वह निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए कुछ नियम और कायदे हैं। उस नियम कायदे के तहत आपको समझना होगा। तो यह सजीव प्राणी है, मोहन पहचान कैसे हो गया, क्रिया से। तो लिंग की पहचान और वचन की पहचान हम क्रिया से कर सकते हैं। तो अब हम इस मोहन का वचन देख लेते हैं। वचन देखने के लिए क्रिया से देखना पड़ेगा। क्रिया हो गया पढ़ता है, यानी मोहन एक व्यक्ति है, क्या हो जाएगा, एक वचन। अब कारक देखना है। कारक मोहन कौन सा है, मोहन काम कर रहा है पढ़ने का, एक कर्ता कारक हो गया, कर्ता काम कर रहा है, हो गया कर्ता कारक। अब अंतिम है कि इस मोहन का संबंध किससे है, कौन सा काम कर रहा है, तो संबंध क्रिया से है। तो करेंगे क्रिया, नहीं यहां कर देंगे पढ़ता है, पढ़ता है, क्रिया की कर्ता। इस प्रकार मोहन का पद परिचय हो गया। तो इसी प्रकार विद्यार्थियों, हम पद परिचय करने के जो आपको अभी हमने नियम बताया, पद परिचय का परिचय, पद परिचय के लिए आवश्यक निर्देश, उसके निर्देश के अंतर्गत जो विकारी और विकारी शब्दों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई उसको, और उदाहरण द्वारा हमने इस पद परिचय को समझाने का भरपूर प्रयास किया। संभवतः आप सभी लोग समझ गए होंगे, और जहाँ कहीं आपको उसमें कठिनाई महसूस हो तो आप मेरे YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं, और मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में मैं उसे सुधार करके भी समझाने का प्रयास करूंगा। अगला वीडियो में प्रयास करूंगा कि उदाहरण द्वारा अन्य जो विकारी और अविकारी के जो पद हैं उनका किस प्रकार पद परिचय होता है, उसके बारे में भी अगला वीडियो में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए सभी श्रोतागण, मित्रों, विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।